गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टाइटम एकेडमी के केमिस्ट्री पोर्शन में, केमिस्ट्री सेक्शन में। मैं प्रदीप सर आपका स्वागत करता हूं। बेटा एक पिछले कुछ क्लासेस से लगभग 6 क्लासेस अपनी सॉल्यूशन हेडिंग पे कंप्लीट हो चुकी हैं। उन हेडिंग में कल एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके गया था वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। उसमें कोई डाउट्स आपके अभी मुझे नहीं मिले हैं कमेंट सेक्शन में आके। इसका मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वो दोनों हेडिंग वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल और उसकी थ्योरी आप बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो बेटा अभी नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग चल रही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो 2 हेडिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद मैं 3rd हेडिंग पे आ रहा हूँ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कल हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन 5th स्टार्ट किया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस, एक बार दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं, नॉट ऑन देयर नेचर, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इसमें कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर एंड देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था। अभी नेक्स्ट पॉइंट अपना है, नेक्स्ट हेडिंग बेटा अपना इसमें 3rd कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करने से पहले बेटा हम लेके चलेंगे मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कल हम ऑलरेडी डिस्कस चुके थे वेपर प्रेशर का मीनिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग। फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं सेम आपको एक बार रिपीट करूंगा कल वाला पॉइंट। पिछले 2 क्लासेस से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं लिक्विड का हीटिंग से कन्वर्ट होना, जिसमें गैस में कन्वर्ट होना या वेपर में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन है, क्लियर है। और गैस पार्टिकल्स का अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसका अपोजिंग जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन है बेटा, क्लियर। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस रिवर्सिबल प्रोसेस में जब इक्विलिब्रियम आएगा, मींस जब वेपराइजेशन की रेट कंडेंसेशन के इक्वल होगी, तो गैस पार्टिकल्स क्या करते हैं, लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर को हमने क्या बोला था? सिंपली वेपर प्रेशर बोला था, लेकिन अभी आप इसको प्रॉपर लिखेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। गैस पार्टिकल्स के थ्रू लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई किया उसको हमने क्या बोला था? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या था इसमें? प्रेशर exerted by gas particles on the surface of liquid, on the surface of liquid। लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर डाला गया वो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इट्स बिकम्स इक्वल टू एटीएम प्रेशर। ये प्रेशर जब एटीएम प्रेशर के बराबर हो जाए, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटीएम प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, देन लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल, मींस दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। ये तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया था कल, क्लियर है। ये पहले हो गया, कल ये बॉइलिंग पॉइंट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी हमें डिस्कस करना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा बेटा? जैसे यहाँ पे वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम है, सिमिलरली पर्टिकुलर सॉलिड को जब अपन हीटिंग करते हैं तो वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग। वो मेल्टिंग प्रोसीजर हो गया। और कूलिंग पे वो क्या होगा? लिक्विड है वो अगेन कन्वर्ट होता है किसमें? सॉलिड फेज में। तो लिक्विड से वापस सॉलिड का आना क्या है? फ्रीजिंग है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के थ्रू ये मेल्टिंग और फ्रीजिंग भी क्या हो गए? मेल्टिंग और फ्रीजिंग भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, मतलब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है तो कंफर्म है मेल्टिंग और फ्रीजिंग में भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। इस इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? फ्री स्टेट कौन सी है? जैसे लिक्विड और गैस में फ्री स्टेट कौन था? गैस था। तो गैस ने क्या किया? प्रेशर क्रिएट किया। इंपैक्ट कौन कर रहा था? गैस कर रहा था लिक्विड की सरफेस पे। अब यहाँ सॉलिड और लिक्विड को जब हम कंपेयर करेंगे तो लिक्विड पार्टिकल्स क्या होंगे? कंपेरेटिवली हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे या उनकी, तो वो लिक्विड पार्टिकल्स क्या करेंगे? इस सॉलिड की सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। सॉलिड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रेशर क्या कहलाता है? यहां लिखा हुआ द प्रेशर exerted by liquid particles on the surface of solid।
लिक्विड पार्टिकल्स के थ्रू सॉलिड के सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई किया गया बेटा, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। क्लियर है? कल जो सिंपली आप वेपर प्रेशर जो वर्ड यूज करते हैं वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड था, जो गैस पार्टिकल्स ने लिक्विड के सरफेस पे अप्लाई किया। क्लियर बेटा? तो यहां पे आपने देखा टोटल 2 वेपर प्रेशर हो गए। एक जनरली जो वेपर प्रेशर वर्ड यूज करते हैं वो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड के लिए। यहां जो वेपर प्रेशर आया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की सरफेस पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो कौन अप्लाई कर रहा है? लिक्विड कर रहा है। तो यहां मैंने क्या लिखा था? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो एक्चुअली बेटा आप यहां देख रहे हो टोटल 3 प्रेशर हो गए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एटीएम प्रेशर। 3 प्रेशर है और इन्हीं तीनों प्रेशर का आपस में कोई रिलेशन हो गया। हम पर्टिकुलर लिक्विड के लिए फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा कल जो पॉइंट चल रहा था उसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग किसका होना था, मतलब बॉइलिंग की प्रोसीजर में आता कौन है? तो बॉइलिंग कौन होता है? बॉइल कौन होता है? बॉइल होता है लिक्विड। तो एक पर्टिकुलर लिक्विड को बॉइल होने के लिए क्या कंडीशन थी कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए? एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है, जो हाईएस्ट इन तीनों प्रेशर में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है? एटीएम प्रेशर की होती है। तो जब ये जो इंटरमीडिएट है कौन? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो इंटरमीडिएट है, इनके बीच की जो स्टेट है वो बराबर हो जाए किसके? एटीएम प्रेशर के, तब वो क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर लिक्विड क्या होगा? बॉइल होना स्टार्ट हो गया। क्लियर? ये कल हो गया था अपना। अब पॉइंट चल रहा है अपना कि जैसे बॉइल लिक्विड को करना है वैसे मैं कहूं फ्रीज किसको करना है? तो फ्रीज भी तो लिक्विड ही होता है, फ्रीज लिक्विड होगा, फ्रीज भी यानी फ्रीजिंग भी लिक्विड का होना है। अब इस लिक्विड को जब आपको बॉइल करना था तो आप इसको कहां ले गए? उसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते हुए कहां तक ले गए? एटीएम प्रेशर पे ले गए। अब इसको जब हमें फ्रीज करना है तो फ्रीज करने के लिए क्या करेंगे? इसको डिक्रीज करके हम कहां ले आएंगे? सॉलिड के वेपर प्रेशर पे ले आएंगे। अब इसी तो रिलेशन किसका हुआ? बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन भी हम कहां से बना रहे हैं? वेपर प्रेशर से बना रहे हैं, और इसका भी कहां से बना रहे हैं? वेपर प्रेशर से बना रहे हैं। अब सपोज मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, जैसे कल वाला एक फिगर था कि जैसे ये 6 पॉइंट है, इसका भी कितना था? प्योर सॉल्वेंट में 6 पॉइंट। वो पॉइंट वाला पॉइंट जैसे मैं एक बार वो फिगर बना के आपको बताऊं, ये आपको डेफिनेशन क्लियर है? क्या क्या ये कल हो चुका बॉइलिंग पॉइंट, फिर रिपीट कर देता हूं। वेपर प्रेशर से चलता हूं। चलो, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को आप कैसे बोलोगे? At the equilibrium phase of vaporization and condensation, at the equilibrium phase of vaporization and condensation, the pressure exerted by the vapor particles या gas particles on the surface of liquid is known as vapor pressure or simply vapor pressure or vapor pressure of liquid. Clear? When the vapor pressure of liquid becomes equal to the ATM pressure, then the particular temperature is known as boiling point. At the temperature, the vapor pressure of liquid becomes equal to the ATM pressure known as boiling point. Then अभी आपको मैंने क्या बताया आज के लिए नहीं, ये ऑलरेडी पहले हो चुका है। ये हेडिंग क्या बता रहा हूं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड को कैसे बताओगे? एट द इक्विलिब्रियम फेज ऑफ फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, द इक्विलिब्रियम फेज ऑफ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। क्लियर है? एंड व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अब फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? व्हेन the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid is known as freezing point. ये freezing point की डेफिनेशन है बेटा। तो तीनों लिंक आपको समझ में आ गए होंगे, वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ और वेपर प्रेशर का फ्रीजिंग के साथ। क्लियर है? अब ये जो डेफिनेशन हमने आपको फ्रीजिंग पॉइंट पे दी है उसको हम फिर वही कंपेयर करेंगे सॉल्वेंट और बाइनरी सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। जैसे कल वाला जो पॉइंट अपना चल रहा था फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, उसमें भी हमारा जो कंपैरिजन था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स पे हम कुछ कैसे डिसाइड कर रहे थे, तो वही पॉइंट अपने पास अब चल रहा है इसमें। उस पॉइंट में क्या हमारे पास, फिर मैं वही ले रहा हूं यहां पे एक प्योर सॉल्वेंट मैंने यहां पे कंसीडर किया। ये प्योर सॉल्वेंट आपने लिया, पिछले 3-4 क्लासेस आप देख रहे हो। ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, मैंने नंबर वो 6 नंबर लिखे हैं यहाँ पे जो पिछले वाली क्लासेस में थे। ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन सरफेस लिक्विड में आर केपेबल टू कन्वर्ट इनटू वेपर। सबके सब पार्टिकल क्या हो गए? वेपर में कन्वर्ट हो गए। वेपर में कन्वर्ट होती है बेटा क्या बन रहे हैं? वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। इसका जो वेपर प्रेशर वो हम किससे डिनोट किए थे? पी नोट से डिनोट किए थे। सिंपली ये पी नोट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब इसको जब हमें क्या करना है? बॉइल करना है। तो बॉइल करने के लिए क्या है? जो एक्सटर्नल एटीएम प्रेशर था
उसको इंक्रीज करके इसके बराबर करना पड़ेगा तो बॉयल हो जाएगा, वो क्या कहलाया था, वो टीबी नोट कहलाया था। क्लियर, ये कल वाले बात रिपीट कर रहा हूं मैं। अब इसमें हम क्या करें, एक सॉलिड को हमने क्या किया, एज सोल्यूट ऐड कर दिया उसमें, और जो सॉलिड होते हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी सॉल्यूशन में, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी सॉल्यूशन में। जैसे ये बाइनरी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ, क्या देखा आपने, बनने वाला वेपर का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द सरफेस। तो ये वेपर प्रेशर इसका क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, जिसको हमने किससे लिखा, पी से लिखा। एटीएम प्रेशर क्या रहा, एटीएम प्रेशर तो जितना रिक्वायर्ड था वही रहा, तो इसको ये पी हो गया। यहां क्या हुआ, पी इज लेस देन पी नॉट, पी डिक्रीज हो गया, इसलिए हमने क्या बोला था, लोअरिंग डिप्रेशन इन वेपर, लोअरिंग और डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। इसके लिए जो रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी होगा, रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट। जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन आई थी टीबी ग्रेटर देन टीबी नॉट, इसको आपने क्या बोला था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला था। अब इसको हमें कंपेयर करना है किसको, ये तो कल हो गया था, इसको मैंने दोबारा रिपीट किया। अब देखिए दोबारा से इसको हम फ्रीज करना है, तो फ्रीज करने के लिए किस पे जाना पड़ेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड पे जाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड अभी मैंने एक लिंक बताया था, सबसे हाईएस्ट होता है एटीएम प्रेशर, उसके बाद होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और सबसे लोवेस्ट होता है कितना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का सबसे लोवेस्ट होता है। वो लोवेस्ट वैल्यू में मान लेता हूं, जैसे 6 तो है, तो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड वो मान लेते हैं हम, यहाँ पे 2 पॉइंट है, पॉइंट के हिसाब से देखें। अब इस पी नोट को इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल आना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल आना है, तो उसको कितना ठंडा करना पड़ेगा ये बताना आपको। इतना ठंडा करेंगे वो 6 से डिक्रीज होकर कितना हो जाए, 2 हो जाए, इतना ठंडा करना पड़ेगा। वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना है, टीएफ नोट, प्योर सॉल्वेंट है, टीएफ नोट हो गया। यहां आप देख लो कि जैसे ही प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली हमने उसमें क्या किया, एक सॉलिड ऐड कर दिया, तो सॉलिड ऐड करके उसका वेपर प्रेशर 6 से डिक्रीज होकर कितना हो गया, 4। तो पहले बिना टेम्परेचर चेंज किए वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बिना टेम्परेचर को डाउन किए, बिना उसको ठंडा किए, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, 4। लेकिन उसको फ्रीज करने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट किसकी है, ये 6 से आना चाहिए 2 पे, ये आना चाहिए 4 से 2 पे। तो आप बता सकते हो कौन सा इजीली या जल्दी क्या हो जाएगा, 2 पे पहुंचेगा। तो कंफर्म है, 6 से 2 करो, ज्यादा डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, और यहां पे कंपेरेटिवली क्या करना पड़ेगा, कंपेरेटिवली कम ठंडा करना पड़ेगा। इसको कम ठंडा मतलब उसका टेम्परेचर कम डाउन करना पड़ेगा। वो टेम्परेचर कितना हो गया, टीएफ हो गया। तो बताइए जल्दी फ्रीज कौन सा होगा, क्योंकि यहां से वेपर प्रेशर 6 से 2 करने में ज्यादा ठंडा करना पड़ रहा है, और यहां से सॉलिड ऐड करते ही उसका टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया, सॉरी उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया। और जब वेपर प्रेशर डाउन हो तो बहुत जल्दी क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। एक कॉमन एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, जैसे हम घर में कई बार जैसे आइसक्रीम बनाने की बात करते हैं, तो एक सिंपली आपने दूध को बॉईल करके उसमें चीनी मिला के उसको फ्रीजर में रख दिया, और एक हमने उसी दूध को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसमें हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया। तो आप बता सकते हैं कौन से पर्टिकुलर कंडीशन में आइसक्रीम वो बेटर बनेगी, अच्छे से फ्रीज होगी वो, और जल्दी बनेगी और अच्छे से बनेगी। प्योर दूध को हमने चीनी मिला के ऐड किया है वो, या प्योर दूध चीनी और कस्टर्ड पाउडर के साथ उसको हमने सेकिंग करके रखा है, तो कौन सा है? कंफर्म आपका आंसर क्या होगा सर, कस्टर्ड पाउडर मिलाए तो वो आइसक्रीम बेटर बनेगी, अच्छे से वो क्या होगी, फ्रीज हो जाती है। उसका रीजन क्या है, कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे क्या है, सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो जैसे ही कस्टर्ड पाउडर हमने उसमें ऐड किया, उसका वेपर प्रेशर को बिना फ्रीज में रखे हुए टेम्परेचर डाउन किया, उसका वेपर प्रेशर कुछ तो पहले डिक्रीज हो गया, और जैसे फ्रीज में रखें तो जल्दी क्या होता है, फ्रीज हो जाता है और बेटर हो जाता है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, जो टीएफ होगा, टीएफ मतलब टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ्रीजिंग है। एफ जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तीनों चीजें मैंने फिर आप लोगों के सामने लिखी, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, रिक्वायर्ड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए इस हेडिंग को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? अब यहां पे भी जैसे हमने वेपर प्रेशर पे और बॉइलिंग पॉइंट पे न्यूमेरिकल किए हैं, वैसे इस पे भी हमारे पास एक छोटा सा डेरिवेशन है, और डेरिवेशन के साथ क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो यहां पे क्या लिखा आपने, रिक्वायर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज डिक्रीज
कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। एक बाइनरी सॉल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली फ्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। वो भी हमने लिख दिया इस चीज को, TF लेस देन TF नॉट। उसको हमने क्या बोला, डिप्रेशन, और इसी के लिए हमने एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोट करेंगे डेल्टा TF से। डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF हो गया, ठीक। फिर जो कंडीशन आपने कल अप्लाई की थी, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सोल्यूट का अमाउंट कंपेरेटिवली कम होता है, उसमें ये जो डेल्टा TF मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलेलिटी और मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो डिप्रेशन है डेल्टा TF, वो क्या होता है, उस सॉल्यूशन की मोलेलिटी पे या उसकी मोलल कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, देन डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। कल वाले से कंपेयर कीजिए आप इसको बॉइलिंग पॉइंट से, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया था, KB आ गया था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे KF क्या होगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल KB क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, और ये KF क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक। KB की यूनिट क्या थी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, सेम होती है। अब आगे अपने पास मोलेलिटी। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। मोलेलिटी के लिए क्या लिखते हैं अपन, कल भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, ये मोल्स की जगह हो गया, डिवाइडेड एज इट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये मोलेलिटी का फॉर्मूला आप 11th में पढ़ चुके हैं, मैं इस चैप्टर में भी सेकंड हेडिंग में करवा चुका, आपको कल भी करवाया। तो यहाँ पे m की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्या था, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिनोटेड बाय W1, मोलर मास M1 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg W2। ये दोनों हम ग्राम में कंसीडर करें तो इसमें क्या होगा, ये 1000 भी, वो डिपेंड करता है कि ये गिवन मास ग्राम में है तो 1000 लेना और kg में तो नहीं लेना। कल जैसे मैंने आपको एक बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन करवाया था। ये जो न्यूमेरिकल बनेगा, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल हम वैसे ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं जैसे कल वाले न्यूमेरिकल हमने सॉर्ट आउट किए थे, ठीक है। अब जैसे कल मैं आपको करवा चुका था, कोई डाउट है यहां तक। अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें वही होगा, टोटल आप देख रहे हैं इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, टोटल इसमें 1 2 3 4, ये कांस्टेंट है, ये 5 पैरामीटर माने तो क्या करना है, 4 गिवन होंगे, फिफ्थ निकालना है। या फिर डेल्टा TF की वैल्यू हम लिखते हैं, डेल्टा TF क्या था, TF नॉट माइनस TF। ये जो वैल्यू थी इसमें टोटल कितने होंगे, 1 2 3 6 पैरामीटर हो गए। इन 6 पैरामीटर में से कोई भी 5 पैरामीटर में दिए हुए थे, 6th वन हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो अभी मैं आपके एक एग्जांपल पोर्शन पे आता हूं। कल जो मैंने कुछ एग्जांपल करवाया था आपको, एग्जांपल 2.6, 2.7, 2.8, ये 3 एग्जांपल मैंने कल करवा दिए थे आपको। ये 3 एग्जांपल कौन से, ये इसमें एक एग्जांपल किसमें था, ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड था, ये 2 एग्जांपल हमारे किससे थे, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड थे। अभी मैं एग्जांपल 2.9 लेके चल रहा हूं आपके साथ। एग्जांपल 2.9 क्या कर रहा है, 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है बेटा, ग्लाइकोल होता है डाइओल बोलते हैं उसको, CH2 एथिलीन, CH2 और OH, ये ग्लाइकोल होते हैं। डाइओल मतलब जिसमें 2 नेबरिंग कार्बन पे क्या हो, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, वो ग्लाइकोल होते हैं। अब एथिलीन बोला तो 2 कार्बन के साथ OH, तो ओवरऑल इसका फॉर्मूला क्या बना, C2H6O8 हो गया। मोलर मास इसका अपन बता सकते हैं कितना आएगा,
इनको सॉर्ट आउट करेंगे। मोलर मास इनका कितना हो गया 176, 176 इसका क्या हो गया हमारे पास, सॉरी इसका मोलर मास ये कितना हो गया 24 प्लस 6 प्लस 32, 62 इसका मोलर मास हो, सॉरी 62 इसका क्या हो गया मोलर मास हो गया। क्लियर है। 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल डिजोल्व इन 600 ग्राम ऑफ वाटर, 600 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर वो क्या है डिजोल्व है, 600 ग्राम पानी में वो क्या है डिजोल्व है 600 ग्राम वाटर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें अपन, डेल्टा टीएफ है तो वाटर के केस में आप टीएफ नोट जानते हैं भाई, एक तो वैल्यू देगा ना इसमें टीएफ नोट कितना होता है वाटर के केस में, वाटर के केस पे टीएफ नोट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन हो गया ये, ठीक है। अब ये क्या वाटर में डिजोल्व किया तो वाटर के लिए केएफ कांस्टेंट होता है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। जैसे कल वाटर के केस में मैंने केबी बताया था आपको 0.52, वैसे वाटर के केस में आप जनरली याद रखेंगे। इन वैल्यूज को जब अपन इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये 45 ग्राम क्या हो गया 45 ग्राम तो ग्राम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो गया W1। ये मोलर मास मैंने आपको निकाल ही दिया कितना हो गया M1, और 600 ग्राम ऑफ वाटर क्या हो गया अपने पास W2 हो गया। इसको डेल्टा टीएफ में पुट अप करेंगे अपन तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहाँ पे है, केएफ की वैल्यू कितनी आ गई 1.86 इंटू W1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, W1 अपने पास 45 है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M1, M1 कितना है इसमें 62 और इंटू W2 कितना है 600 ग्राम। क्लियर है। इस पूरे को सॉर्ट आउट कर लीजिए आप लोग, 0 to 0 हो गया और ये 6 से ये पूरा 62 से कंप्लीट हो रहा है, कितने टाइम, ये 3 टाइम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और ये 6 से हो जाएगा, 6 से हो गया कितना हो गया 3, सॉरी और ये हो गया अपने पास 5 और ये 3 से कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर है। इन सभी वैल्यूज को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा अपने पास 225, ठीक है 15 15 225 हो गया। पॉइंट कितने पे इसमें 2 डिजिट पे ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई, तो ये अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया अपने पास। देन उसने ये भी पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो दोबारा इसको रिपीट कर देंगे, सिंस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू तो आ रही है अपने पास 2.25, टी एफ नॉट कितना था 273 और माइनस कितना हो गया टी एफ, तो अपने पास टी एफ की वैल्यू कितनी आई, टी एफ इज इक्वल टू 273 माइनस 2.25, तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा ये 270.8 आ जाएगा ये 75, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा केल्विन में इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अपन ने जैसे एग्जांपल 2.9 किया, ऐसे अपन एग्जांपल 2.10 कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है उसमें मोलर मास पूछा, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है, एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपन इसमें, इनटेक्स्ट 2.11 ये भी कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जब आप करोगे सेम इसी पैटर्न पे होंगे वो। इसमें मोलर मास पूछा अपने को। इसमें एक चीज और बता रहा हूँ, इंटेक्स में थोड़ा सा हो सकता है आपको, उसमें क्या दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी इंटेक्स की बात करूं मैं, बाकी सेम चीजें कंफ्यूज होगा। डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट इज 1.5 केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बेटा पहला पॉइंट तो ये क्या, हमने मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन ही नहीं किया तो कैसे करें। तो आपको पता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और जो फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप बताओगे 0 डिग्री सेल्सियस, और मैं यहां से आपसे पूछूं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या, तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली आपको ये पता है कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं। तो एक मेल्टिंग पॉइंट है, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, एक्चुअली यही क्या है इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये क्या हो गया डेल्टा टीएफ ही हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो क्या इसको नहीं ये डेल्टा में आ रहा ना, तो यही क्या होगा एज इट ऑफ 1.5 केल्विन, लेकिन इसको 273 प्लस नहीं करना है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि जो डिफरेंस दिया जाता है वो डिग्री में और केल्विन में क्या आता है सेम ही आता है, क्योंकि उसमें आपने 273 क्या किया प्लस किया, प्लस करने के बाद दोनों में प्लस हुआ और दोनों से माइनस हो रहा है, तो आप एज इट लेंगे। ये 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस टाइप से। तो ये तीनों पैटर्न इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम्पल हो गए, तो टोटल ये 5 एग्जाम्पल हो गए, ये 2 एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट से, ये वेपर प्रेशर का, ये 2 एग्जाम्पल अपने
फ्रीजिंग पॉइंट का। और इंटेक्स में भी कल मैंने आपको इंटेक्स में 2 क्वेश्चन तो करवाई दिए थे। इंटेक्स में मैंने आपको 2.9 करवाया था, 2.10 करवाया था। ये इंटेक्स किससे रिलेटेड थे? वेपर प्रेशर से, बॉइलिंग पॉइंट से। 2.11 किसका हो गया? अपना फ्रीजिंग पॉइंट का हो गया। थैंक यू स्टूडेंट। अब चलते चलते एक रिक्वेस्ट, और परसों मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि बेटा आप लोगों में से जो हमारा वॉचिंग टाइम बड़ा शानदार आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें ऐसे स्टूडेंट है, जैसे परसों ये फिगर था लगभग 49% के आसपास, जिन्होंने वो स्टूडेंट थे जो 49% स्टूडेंट हुआ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा था, फिर भी वो व्यू कर रहे हैं, मैं देख रहे हैं, वॉचिंग टाइम में आ रहे हैं। परसों वाली रिक्वेस्ट का इतना इफेक्ट पड़ा कि कल वो वॉचिंग टाइम है। अभी भी 38% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब व्यू कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन में नहीं है वो। तो प्लीज वो जो 36-7% जो स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं, जो हमें देख तो रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन वो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट एक बार दोबारा जाके आप हमें वॉचिंग करते समय उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि जो हमें वॉचिंग करें वो पूरे क्या हो, सब्सक्राइबर हो, न कि अनसब्सक्राइबर। थैंक यू स्टूडेंट्स।